कवि कलश और कुलदीप कलश के बीच में एक समानता दिखाई पड़ती है। कवि कलश कवि थे, ओज ओज के कविताएं लिखते थे। आप भी ओज और सारी चीजें लिखते हैं। और जिस तरह कवि कलश एक वीर योद्धा थे, छावा में मूवी में जिस तरह वो संभाजी के साथ लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वैसे ही हमारा जो कुलदीप कलश है वह भी पुलिस का जवान है। तो क्या इन दोनों में समानता दिख रही है क्या? कुलदीप नाम के साथ कलश नाम निश्चित रूप से कवि कलश के नाम पर ही लगा था। कवि कलश भी उन्नाव के थे। अच्छा जी, आप इसको पढ़े। कवि कलश का जब आप उद्गम पढ़िएगा कि कवि कलश कहाँ के थे, मूल रूप से कहाँ के थे, तो छावा में भी उतना बढ़िया से नहीं बता पाए, उनको उत्तर भारतीय कहा गया, लेकिन ये उन्नाव के थे। कि सबकी चिंता सबकी जिम्मेदारी है, मन मेरा एक सपनों का व्यापारी है, और मैं लोगों की पीड़ा गाते फिरता हूँ, वैसे अपना तन मन धन सरकारी है। कि पुण्य कर्मों का स्यंदन रुकाना रहे, स्यंदन कहते हैं रथ को, पुण्य कर्मों का स्यंदन रुकाना रहे, कोई पीड़ा दबी दिल दुखाना रहे, कि सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं, सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं, सांस जब भी रुके सर झुकाना रहे, सांस जब भी रुके सर झुकाना रहे। मेरे पिताजी कभी लिखते भी थे कि भंगिमा में अभी भीगना शेष है, आचरण के चरण सींचना शेष है, यह न समझे कि सर्वज्ञ संपूर्ण है, आखिरी सांस तक सीखना शेष है। मैंने जो कुछ उल्टा सीधा लिखा था उस पुस्तक में रखा। सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, सौवें अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, सौवें अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। कर में सुदर्शन सा चक्र धारते हैं, किंतु जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ये दोहा है। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हमारे साथ साहित्य की दुनिया के एक इतने अच्छे कवि जो पुलिस में रहते हुए संवेदना से परिपूर्ण हैं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं, ओज के से लेकर के श्रृंगार और साहित्य की अनेक विधाओं में आपने बड़ी ही उत्कृष्ट रचनाएं लिखी हैं और सुनाई भी हैं। कुलदीप कलश जी हाँ, ये पुलिस, यूपी पुलिस के एक कर्मचारी हैं जिनका कवि हृदय आए दिन कुछ ना कुछ लिखता रहता है। आपकी पुस्तक कॉफी द टेबल और दूर जाना है मुझे, ये ऐसी पुस्तकें हैं जो काफी चर्चित है। दूर जाना है मुझे पुस्तक के लिए आपको 1 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिला था। कुलदीप कलश जी से हम जानेंगे कवियों की दिक्कतें, कविताओं का आज का स्वरूप, और इसके अलावा हम कुलदीप कलश जी से यह भी जानना चाहेंगे कि समसामयिक विषयों पर कि क्या कवि क्या सोचता है और कैसे लिखता है। तो आइए चलिए अब देर नहीं करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं कुलदीप कलश जी से। नमस्कार कुलदीप जी, स्वागत है हमारे शो में। कुलदीप जी, सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि आखिर कविता के प्रति आपका रुझान बढ़ा कैसे और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से, मेरा जो पैतृक निवास है वो जनपद उन्नाव का है, जिसे साहित्य क्रांति और की उर्वरा धरती माना जाता है, जिसकी पहचान जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी जी से होती है, स्नेही जी से होती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से होती है और चंद्रशेखर आजाद जी से होती है। कविता मैंने कब से लिखना शुरू किया या कविता का भाव मेरे अंदर कैसे आया, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं श्री कमल किशोर भावुक जी का पुत्र हूँ। कमल किशोर भावुक जी साहित्य का एक बड़ा नाम होते हैं, और जब आप संतों की संगति में बैठते हैं तो जैसे सामान्य रूप से आपको श्लोक और भजन याद हो जाया करते हैं, उसी प्रकार कमल किशोर भावुक का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते कविता मुझे रक्त में मिली। हाँ, कविता का संस्कार धीरे धीरे पुष्ट हुआ और कविता की बारीकियां, छंद का ज्ञान, व्याकरण, मात्रा, ये सब समय के साथ आती हैं और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। लेकिन हाँ, कमल किशोर भावुक जी का पुत्र होने के नाते कविता को मैंने बचपन से देखा जाना, और लगभग मैंने अपने 7 या 8 वर्ष की आयु से कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। कुलदीप जी, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो कविता के मूल तत्व होते हैं, जिनको हम सोठा कहते हैं, दोहा कहते हैं, अलंकार कहते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे
टेक्निकल वर्ड होते हैं कविता में, क्या अब वो सारी चीजें गुम हो गई हैं? अब वो नहीं दिखाई पड़ती हैं, अब अलग तरह की कविता आ गई है? नहीं, देखिए, कविता में जिस दिन दोहा, सोरठा, छंद या मात्रा या यति गति ये सब जिस दिन नहीं रहेगा, उस दिन मान लिया जाएगा कविता नहीं है। और कविता है इसका मतलब ये सब भी है। मैं ये मान सकता हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में जो आपके सम्मुख जो जो रूप आ रहे हैं वो कुछ विकृत हो सकते हैं। हो सकता है आपके सामने जो कंटेंट परोसा जा रहा है वो मशीन लर्निंग या तमाम उनके कारण जो है कुछ ऐसा आ रहा हो जो जबरदस्ती आपके सम्मुख रखा जा रहा हो, लेकिन इसके अलावा भी कविता बहुत कुछ है। जितना आप रील्स पे, जितना आप वीडियो पे, जितना आप टीवी पे देख रहे हैं, मुझे लगता है कविता का 5% है। ये कविता के वो लोग हैं जो कविता के सेलिब्रिटी लोग हैं, जिनको आप जान चुके हैं, जिन्होंने अपने तपस्या करी हो या अपने प्रारब्ध से या अपने परिश्रम से या अपने भाग्य से अपनी एक ऐसी स्थिति बनाई है कि आज आप उनका नाम जानते हैं, उनकी कविता भले ना जानते हो। लेकिन जैसे नाम लेना तो अनुचित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, इस समय कविता का सबसे बड़ा नाम डॉक्टर कुमार विश्वास। कविता को ना जानने वाला व्यक्ति भी उनको जरूर जानता होगा। तो उनके मुंह से निकली हुई हर बात कविता हो ऐसा जरूरी भी नहीं होता। वो तमाम टिप्पणियां करते हैं, वो तमाम विषयों पर अपना प्रकाश डालते हैं, लेकिन इसके बाद भी कविता बहुत कुछ छूट जाया करती है। बहुत कुछ कविता छूट जाया करती है। 140 करोड़ के भारत में हमारे तो आप आदरणीय देखें तो आप बचपन से कविता के साथ में रहे हैं। आपके जन्म के समय जो मंगलाचार गाया गया होगा वह कविता है। आपके मुंडन में, आपके उपनयन में जो रामचरितमानस का पाठ कराया गया होगा वह भारतवर्ष की सबसे लोकप्रिय कविता है, रामचरितमानस। आपके जन्म पे, आपके जन्मदिन के अवसर पर जो सोहर गाया जाता है वह भी कविता है। आपका विवाह हुआ होगा, द्वार पर खड़ी महिलाओं ने जो गारी गाकर आपका स्वागत किया होगा वह भी कविता है। तो कविता हमारे आसपास हमेशा रहती है और छंदबद्ध ही कविता होती है। ठीक है, कविताओं की विधाओं में परिमार्जन होता आया, नई कविता आई, मुक्त कविता आई, आतुकांत आ गया उसमें, लेकिन जिस दोहा, जिस घनाक्षरी की आप बात कर रहे हैं वह आज भी है और समय के साथ साथ और पुष्ट होती जा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम आयु के बालक बालिकाएं इतनी पुष्ट कविता लिख रहे हैं। मैं तो अपेक्षा करूंगा कि आपके मंचों के माध्यम से वो सामान्य श्रोताओं के सम्मुख आए। ये उनके पास किस्मत का अभाव है या संसाधनों का अभाव है कि उनके सामने इतना सुंदर कैमरा नहीं है, ये लाइट नहीं है, इसलिए उनकी कविता भी प्रकाशित नहीं हो पाई। लेकिन सृजन नहीं हो रहा है ऐसा कहना गलत होगा। बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। अगर हम बात करें कुलदीप कलश की, तो कुलदीप कलश क्या लिखना पसंद करते हैं? हर कवियों की अपनी एक कविता में भी जाने के बाद वो अलग अलग विधाओं में चले जाते हैं। कोई हास्य में जाता है, कोई श्रृंगार में जाता है, कोई वीर रस में जाता है, कोई विरह में जाता है। तो कुलदीप कलश को क्या पसंद है? देखिए, ये ऐसा एक यक्ष प्रश्न है आदरणीय शिव जी कि आपको राम दशरथ जी से पूछा जाए कि राम पसंद कि लक्ष्मण पसंद, कि भरत पसंद कि शत्रुघ्न पसंद है, तो कविता जो व्यक्ति सृजित करता है उसको वह अपने पुत्र के समान ही प्यारी होती है। रही बात कि आप क्या लिखते हैं और कैसा पसंद करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति जो कवि होता है वो कुछ भी लिख सकता है। आप देश में विसंगतियां देखते हैं, आपके मन में क्रोध आता है, आप उस क्रोध में जो कविता अपने मनोभावों को जो रेखांकित करते हैं, जो शब्दबद्ध करते हैं, वह ओज हो जाती है। आपका हृदय व्यथित है, प्रेम से व्यथित हो सकता है, भाई से व्यथित हो सकता है, प्रेमिका से व्यथित हो सकता है, माता पिता से व्यथित हो सकता है और पुत्र पुत्री से व्यथित हो सकता है। उस समय जो कविता निकल कर आएगी वो हास्य नहीं हो सकती। आप अपने यार दोस्तों में बैठे हुए और कुछ हंसी ठहाका हो रहा है, आपकी खिंचाई हो रही है, अगर आप उस भाव को पंक्तिबद्ध करेंगे तो वह हास्य ही होगा, वह करुण नहीं हो सकता। तो कविता किसी एक रस में नहीं बंधती। कवि होना ईश्वरीय वरदान होता है कि आपको भगवान ने इतनी अच्छी क्षमता दे दी, इतना बड़ा वरदान दे दिया कि आप अपने मनोभावों को पंक्तिबद्ध कर सकते हैं, छंदबद्ध कर सकते हैं, लयबद्ध कर सकते हैं। वो कविता है। आप जिस मनोभाव में आकर रचते हैं, रस का प्रभाव उस मनोभाव के कारण आता है। मैंने जब कभी मेरा मन प्रेमातुर हुआ तो मैंने श्रृंगार लिखा। जब मुझे लगा कि प्रेयसी से या मेरे प्रिय से मुझे अपेक्षा के अनुरूप प्रत्युत्तर नहीं मिला तो मैंने वियोग भी लिखा। जब मैंने देखा 14 फरवरी लोग देश में एक अलग ही प्रकार का पर्व निभाते हैं तो मैंने भी वो खुराफात लिखी जिस खुराफात के आलोक में 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन उसी 14 फरवरी को जब पुलवामा जैसी घटना हो जाती है तो मैंने उस पर भी वो कविता लिखी जो मैं खुद पढ़ते पढ़ते रो देता हूँ और
प्रायः श्रोता भी उस भाव में, आंखों में अश्रु होते हैं, चेहरे पर क्रोध होता है और हाथ उठाकर भारत माता की जय करते हैं। अभी कुलदीप जी, चर्चा के विषय में आपने पुलवामा की घटना का जिक्र किया, और इस पुलवामा की घटना का अगर आपने चर्चा में जिक्र किया और आपने कहा कि उस समय आपने बड़ी ही मर्माहंतक एक कविता, एक रचना आपने लिखी थी जब पुलवामा पर अटैक हुआ और हमारे वीर जवान शहीद हुए थे। वह कविता आप हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। अब मुझे देखनी पड़ेगी, क्योंकि लंबी कविता है, 25-30 पंक्ति की, प्राय मैं उसे सुनाता भी नहीं, आप कहेंगे तो मैं देखकर सुना दूंगा। देखिए, शिव जी, जब 14 फरवरी का दुर्भाग्यपूर्ण दिन हमारे हिस्से में आया तो था क्या कि वो जो सोशल मीडिया पर जो चित्र आए, जो मुझे लगता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो जानबूझकर ऐसे चित्र हमारे बीच में प्रेषित भी करते हैं ताकि भारत की जनता उनको देखे और भयाक्रांत हो जाए कि देखो भारत के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने विभत्स हैं, कितने ताकतवर हैं। लेकिन शिवजी, हमारा जो जिजीविषा है ना भारत की, वो तो मोहम्मद बिन कासिम से नहीं डरा, इब्राहिम लोदी से नहीं डरा, बाबर से नहीं डरा, औरंगजेब से नहीं डरा, और हमारे यहाँ के 16-16, 17-17 वर्षीय छावों ने, 16-16, 17-17 वर्षीय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, 23 वर्ष के भगत सिंह ने, 24 वर्ष की लक्ष्मीबाई ने, 25 वर्ष के चंद्रशेखर आजाद ने वो काम कर दिए जो आज हम उसका 1% सोचने के लिए भी हमको क्षमता चाहिए होती है, वो सोचने के लिए, करने की बात तो दूर की बात है। मैंने एक ये कविता इस प्रकार लिखी थी कि वो शव, वो उन वीर गति प्राप्त हुए शेरों के, उन सिंहों के शव उनके गांवों में आए हैं, और एक दृश्य मैंने खींचा था। मैं चूंकि यहाँ स्टूडियो में बैठा हूं, मैं उतना उन्मुक्त होकर शायद ना सुना पाऊं, लेकिन आप कवि हृदय हैं, आप इसको समझेंगे कि रक्तिम होकर भाग गए थे श्वेत कबूतर घाटी के, रक्तिम होकर भाग गए थे श्वेत कबूतर घाटी के, चिथड़ों में जब घर को पहुंचे लाल हमारी माटी के। रक्तिम होकर भाग गए थे श्वेत कबूतर घाटी के, चिथड़ों में जब घर को पहुंचे लाल हमारी माटी के। जब घर पहुंचे लाल हमारी माटी के तो दृश्य क्या था कि काल खड़ा सम्मुख हाथों में गंगा जमुना लिए हुए, काल खड़ा सम्मुख हाथों में गंगा जमुना लिए हुए, यम के लेखाकार खड़े थे निज होठों को सिए हुए। काल खड़ा सम्मुख हाथों में गंगा जमुना लिए हुए, यम के लेखाकार खड़े थे निज होठों को सिए हुए। सच मानो विधि के विधान में ऐसा कोई लेख नहीं था, वीर सपूतों से इस छल का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। जाने कैसा ग्रहण लगा था, जाने कैसा ग्रहण लगा था भारत के आदित्यों को। माफ नहीं करना है शत्रु के श्रगाल से कृत्यों को, और 40 सिंहों के शव पहुंचे जैसे जैसे गांव में। 40 जाने गई थी, 40 सिंहों के शव पहुंचे जैसे जैसे गांवों में। कोलाहल से गगन धरा पर आ बैठा था गांव में। 40 सिंहों के शव पहुंचे जैसे जैसे गांव में, कोलाहल से गगन धरा पर आ बैठा था गांव में। और नतमस्तक थे अंशुमान, भगवान सूर्य नतमस्तक थे अंशुमान, धरती ने आंचल फैलाया। नतमस्तक थे अंशुमान, धरती ने आंचल फैलाया। चीत्कार व जय नादों से भूमंडल था थर्राया। माताओं पर वज्र गिरे, बहना की आंखें सूख गई। वो जो शव आए थे उनके चित्र आप सोशल मीडिया पर आपने जरूर देखे होंगे, याद करिएगा कि माताओं पर वज्र गिरे, बहना की आंखें सूख गई। भाई बेसुध होकर दौड़ा, बाबूजी की भूख गई, सारे सपने टूट गए। जब किसी श्रमिक का, किसी किसान का बेटा सेना पुलिस में जाता है तो केवल एक नौकरी उसके घर नहीं आती, उसके घर आते हैं सपने, उसके घर आता है सुखद भविष्य की आशा। वो सोचता है कि जब मेरा बेटा अब की बार आएगा तो एक कच्ची छत हम पक्की करा लेंगे, बिटिया की शादी कर लेंगे, या टूटी साइकिल है शायद मोटरसाइकिल कर लेंगे, या जो खेत हमने गिरवी रखा है वो छुड़ा लेंगे। लेकिन जब उसका शव आता है तो नतमस्तक थे अंशुमान, धरती ने आंचल फैलाया। चीत्कार व जय नादों से भूमंडल था थर्राया। माताओं पर वज्र गिरे, बहना की आंखें सूख गई। भाई बेसुध होकर दौड़ा, बाबूजी की भूख गई। सारे सपने टूट गए, वो सारे सपने टूट गए, वो दुनिया भर का गम भी भूले। और एक दृश्य है शिव जी, जहां कभी कभी किसी धर्म में आपने नहीं सुना होगा कि पिता पुत्र के पैर छूता हो। सारे सपने टूट गए, वो दुनिया भर का गम भी भूले, और सोचा लाल शहीद हुआ है, कम से कम पांव तो छू ले। सारे सपने टूट गए, वो दुनिया भर का गम भी भूले, सोचा लाल शहीद हुआ है, कम से कम पांव तो छू लें। लेकिन जैसे शव को देखा, जैसे शव को देखा, सबकी चलती सांसें फूल गई। चिथड़ों में था फौजी बेटा, आंख निकल कर झूल गई, पैर भी नहीं थे चरण स्पर्श करने के लिए। जैसे शव को देखा, सबकी चलती सांसें फूल गई। चिथड़ों में था फौजी बेटा, आंख निकल कर झूल गई। संगी साथी सोच रहे कि ये कैसे हो सकता है,
जब सेना और पुलिस की तैयारी करने कोई जवान जाता है तो प्रातः 3 बजे 4 बजे उठ के एक चटिया होती है, वो साथ में तैयारी करते हैं, हाफ निक्कर पहन के, सैंडो बनियान डाल के, कभी कभी नंगे पैर, कभी कभी वो पीटी शूज पहन के लड़के जो धावक करते हैं, उनको मालूम होता है हमारे मित्र की क्या रेंज है। अब अभी तक तो प्रकृति और धर्मराज यमराज सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ। अब उनके मित्र क्या चर्चा कर रहे हैं कि संगी साथी सोच रहे कि ये कैसे हो सकता है, तीर सरीखा धावक था, क्या कोई भला छू सकता है, मृत्यु भी नहीं छू सकती, इतना अच्छा धावक था। संगी साथी सोच रहे कि ये कैसे हो सकता है, तीर सरीखा धावक था, वह कौन भला छू सकता है, और अभी उम्र 18 थी, क्या मृत्यु वर्ण कर सकती है। भारतीय संविधान एक बालक की आयु की उम्र भी 21 वर्ष तय करता है। 18 साल का लड़का उसको मृत्यु वर्ण करके ले गई। अभी उम्र 18 थी, क्या मृत्यु वर्ण कर सकती है, क्या बिना छले कोई भी ताकत प्राण हरण कर सकती है। अभी उम्र 18 थी, क्या मृत्यु वर्ण कर सकती है, क्या बिना छले कोई भी ताकत प्राण हरण कर सकती है। और वीर गति को प्राप्त हुए उनके जाने का शोक नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुए उनके जाने का शोक नहीं है। सैनिक तो मरने को है, मर जाने का शोक नहीं है, लेकिन इस छल के अपराधी कभी न छोड़े जाएंगे। जिनकी दृष्टि वक्र है उनके वह वक्र दृष्टि जिनकी भी है वह हरद्रग फोड़े जाएंगे। इस छल के अपराधी, लेकिन इस छल के अपराधी कभी न छोड़े जाएंगे। वक्र दृष्टि जिनकी भी है वह हरद्रग फोड़े जाएंगे। और यह अध्याय यहीं पर रोको, अब आगे की बात करो। वाटर ट्रीटी निंदा छोड़ो, अब तगड़ा प्रतिघात करो। यह अध्याय यहीं पर रोको, अब आगे की बात करो। वाटर ट्रीटी निंदा छोड़ो, अब तगड़ा प्रतिघात करो। और ज्यादा झुकना शांति नहीं, कायरता कहलाती है। जख्मी होता स्वाभिमान दुश्मन के भाव बढ़ाती है, लेकिन ज्यादा झुकना शांति नहीं, वह कायरता कहलाती है। जख्मी होता स्वाभिमान दुश्मन के भाव बढ़ाती है। और धैर्य हमारा डोल रहा है, बांध टूटने मत देना। धैर्य हमारा डोल रहा है। मैं अपने देश के अलंबरदार से, अपने देश के मुखिया से कवि क्या प्रार्थना कर रहा था उस समय कि देश, धैर्य हमारा डोल रहा है, धैर्य टूटने मत देना। यह देश बड़ी आशा में है, विश्वास टूटने मत देना। और शांति काल में बच्चों की हत्या करवाना बंद करो, एक शीश के बदले में 100 शीशों का अनुबंध करो। ये आपके आदेश पर मैंने ये कविता, थोड़ी लंबी थी का आदेश पालन। ये जो प्रश्न आपने कहा, ये उसी का है कि प्रायः मैं इस प्रकार की रौद्र कविताएं नहीं लिखता, लेकिन जो समय जो मनोभाव चित्रकार अपनी चित्रकारी में ये भाव उकेर रहे थे, कवि कविताओं में उकेर रहा था, शिल्पकार अपनी मूर्तियों में उकेर रहे थे, आप जैसे प्रखर पत्रकार अपने साक्षात्कारों में, अपने बयानों में उस क्रोध को दिखा रहे थे। हमारे पास कविता थी, हमने कविता में भाव लिखा। कुलदीप कलश जी, अभी 14 फरवरी को लेकर के आपने बात किया और आपकी कविता में भी जिस तरह के ओजपूर्ण तरीके से वीर रस को उभारा गया, उस रचना में आपने सीधे कहा कि 100 शीश चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उस समय आज की जो वर्तमान समय में सरकार है, क्या वो विदेश नीति पर प्रभावी है? क्या वो अच्छी विदेश नीति चल रही है? मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता में खुद को नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर देख रहा हूं कि हमारा भारत 1947 के बाद से निरंतर पुष्ट होता जा रहा है। और विकासशील देश होने के बावजूद भी आज भारत की बात कोई भी विकसित देश काटने की स्थिति में नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी विदेश मंत्री, हमारे यशस्वी गृह मंत्री, या जो पूरी हमारी भारत की सरकार है, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं, वह कोई भी सरकार रही हो, देश निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। गति कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है, और मुझे लगता है कि इस समय भारत अपने स्वर्ण काल में है। और निश्चित रूप से चाहे विदेश नीति हो, आंतरिक नीति हो, आपने कब से नहीं सुना कश्मीर में कोई हमला, आपने कब से मणिपुर की घटना जैसी, आप देखिए एक बड़ा देश, 2 बड़े देश हैं, बाहर युद्ध कर रहे हैं और 2 साल से युद्ध नहीं समाप्त हो पा रहा है। हमारे क्या, हम छोटी, मतलब इतनी बड़ी घटना हुई और हमने उसका एक सफल निस्तारण किया। कुलदीप जी, अगर मैं ये कहूं कि इस समय एक जो साहित्य का क्षेत्र है, कवियों का क्षेत्र है, वो अलग अलग विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, और अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि अब कवियों में भी 2 धाराएं हो गई हैं, अलग अलग तरह से लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी में एक नाम है राज्यसभा के सांसद का, जो अक्सर हिंदू मुसलमान जैसे विषयों पर बेबाकी से अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से हमले करते रहते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति बन गई है कि कवियों में भी अब 2 पार्टों में बट गए हैं, अब कवि भी 2 भागों में बट गए हैं? देखिए शिव जी, कवि कवि होता है, वह कवि होने के साथ कुछ और भी हो सकता है। अब वो जो व्यक्ति जहां पर है वो अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन जहां तक आपने बात कवियों की करी, कवि हर प्रकार, कवि भी इंसान होता है, उसकी अपनी भावना होती है, उसकी अपनी भक्ति, उसकी अपनी आस्था किसी के प्रति हो सकती है, उस पर मेरा टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। और जहां तक शायर की बात है, इमरान प्रताप बड़े एक अच्छे शायर हैं, और माननीय
सदस्य हैं लोकसभा के, संभवतः राज्यसभा के हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ठीक है, उनके पास जो दायित्व है वो अपना उसका निर्वहन कर रहे होंगे, लेकिन उनके एक व्यक्ति के से आप पूरे कवि समाज को नहीं आंक सकते। कुलदीप कलश जी, अभी आपने कवियों की चर्चा करी, 9 उदित कवियों की चर्चा करी, तो आखिर इन 9 उदित कवियों को लाने के लिए आप मंच पर उनको लाने के लिए क्या कर रहे हैं, और ऐसा क्या किया जाए कि वो सारे कवि को मंच मिले, वो आगे बढ़े, जिनको आप बताते हैं कि वो अच्छी कविता लिखते हैं, 25 वर्ष के नौजवान, 20 वर्ष के नौजवान, और उसके बाद उनको उचित स्थान नहीं मिलता, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि देखिए, उभर पाने का अगर आप पैमाना मंच, टीवी पर आना या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से जनता के बीच में आना या उनकी कविताओं का प्रसारित होना, अगर उससे आप पैमाना रख रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके पास साधन का, संसाधन का अभाव है। मैं आपसे मतलब एक काउंटर प्रश्न होगा, प्रति प्रश्न होगा कि यदि आप एक फेहरिस्त बनाना चाहेंगे, कवि सम्मेलन करवाना चाहेंगे, तो आपके जहन में कौन से नाम आएंगे? वही नाम आएंगे ना जो पटल पर टहल रहे हैं। अगर आपको, तो आप वही चर्चित नाम आपके दिमाग में आएंगे ना जिनको आप टीवी पर सुनते चले आ रहे हैं। तो आप उन्हीं को मंच यदि देंगे तो वो जो पीछे बैठे हुए हैं, जो कहीं कोचिंग पढ़ा रहे हैं, किसी प्राइवेट संस्थान में 10,000 5,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं या बेरोजगार हैं, वो कैसे यहाँ पर आएंगे? हम हर जिले में महोत्सव हो रहा है, हर शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस करवा रहे हैं, न्यूज चैनल करवा रहे हैं, शैक्षणिक संस्थान करवा रहे हैं, चिकित्सा संस्थान करवा रहे हैं, सामाजिक संस्थान करवा रहे हैं। उनका दायित्व तो होता है कि वह एक रेशियो तय करें कि अगर हम 2 स्थापित बड़े कवियों को बुला रहे हैं, सेलिब्रिटी कवियों को बुला रहे हैं, तो कम से कम 4 ऐसे नवोदित कवियों को भी बुलाएं जो कविता लिख रहे हैं, जो अच्छी कविता लिख रहे हैं, जिनमें तक मंच नहीं मिला है। ऐसा करना चाहिए। और ये कवियों से ज्यादा मुझे लगता है आपका धर्म होता है कि आप इस लाइव यूपी न्यूज़ 24 के मंच पर आप उन नवोदित कवियों को बुलाएं जो अच्छी कविता लिख रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपको सुखद आश्चर्य होगा। आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा छूटा कैसे है। वो स्वयं तो प्रयास कर रहा है, लेकिन कुंवर बेचैन जी ने लिखा था ना कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। कुलदीप कलश जो हमारे शो में बैठे हुए हैं, कुलदीप जी, अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई है, मूवी, जिसका नाम है छावा जी। छावा मूवी कुल मिलाकर के अगर बात करें तो शिवाजी के पुत्र के नाम पर संभाजी महाराज की चरित्र को उसमें दर्शाया गया है, उनके विषय में बताया गया है। उसमें एक पात्र था संभाजी के साथ जिसका नाम था कवि कलश। क्या कवि कलश और कुलदीप कलश इस उपनाम से कुछ कनेक्शन है क्या? क्या इसका भी कोई संबंध है क्या? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए शिव जी, हम लोग बॉलीवुड को जब कोसते हैं तो ठीक है, हाँ, समीक्षा करना हमारा अधिकार है, गलत करने पर हम उनकी खिंचाई भी करते हैं, लेकिन जो अच्छे काम है, आपने तानाजी मालुसरे का नाम क्या तानाजी से पहले सुना था? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संभाजी को छावा कहा जाता था, ये भी नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इतिहास को पढ़ने पढ़ाने वाले जो विशिष्ट लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए तो मैं अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की 2-4 पीढ़ियों का नाम पूछ लूंगा तो लोगों को नहीं मालूम होगा। चलिए इसी बहाने लोग संभाजी को जाने तो। कुलदीप नाम के साथ कलश नाम निश्चित रूप से कवि कलश के नाम पर ही लगा था। कवि कलश भी उन्नाव के थे। अच्छा जी, आप इसको पढ़े, कवि कलश का जब आप उद्गम पढ़िएगा कि कवि कलश कहाँ के थे, मूल रूप से कहाँ के थे, तो छावा में भी उतना बढ़िया से नहीं बता पाए, उनको उत्तर भारतीय कहा गया, लेकिन ये उन्नाव के थे। कवि कलश के बारे में आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि कवि कलश भी हुए हैं। जैसे आपने चंद्रवरदाई का नाम सुना होगा पृथ्वीराज जी के साथ, कवि कलश जी उन्हीं के बराबर जो है संभाजी के साथ उनका नाम संबद्ध रहा। अच्छा, छावा और संभाजी और कवि कलश, ये नाम ऐसे हैं शिव जी कि इनका नाम ले लीजिए तो आपकी पूजा हो जाती है सुबह सुबह। आप छत्रपति शिवाजी का नाम जब आप लेते हैं ना तो आप ये देखेंगे, ये देखिए, जिसने उनको पढ़ा होगा, मैं तो आपसे अनुरोध भी करूंगा कि शिवाजी सावंत की लिखी हुई एक पुस्तक है छावा, उसे पढ़िएगा, जिस पर ये फिल्म बनी हुई है। मैंने पढ़ी है, मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं आपको भेंट भी कर दूंगा। इसके पहले डेनिस किनकेड एक साहित्यकार, एक इतिहासकार हुए, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। संभवतः 1937 में उनका देहांत भी हो गया। 1937 में देहांत हो गया, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतिहास पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि सरकारें आई उसके हिसाब से बन गया। 1937 में व्यक्ति मर गया, उसका लिखा हुआ शिवाजी द ग्रैंड रिबेल करके पुस्तक आप पढ़िएगा।
अलग ही आपको लगेगा कि आपका हीमोग्लोबिन 2-4 ग्राम बढ़ गया है। अब मैं नहीं समझता कि उस विषय पर टिप्पणी करना उचित रहेगा मेरा, लेकिन हाँ, हमारे हमारे सिलेबस से बहुत से ऐसे नाम उड़ा दिए गए शिव जी, जिनका नाम होना चाहिए था। माता जीजाबाई को, आज की हर कन्या को, हर स्त्री को जो माँ बनने जा रही है, जो पत्नी बनने जा रही है, जीजाबाई को पढ़ना चाहिए। कुलदीप कलश जी, अगर हम बात करें तो कवि कलश और कुलदीप कलश के बीच में एक समानता दिखाई पड़ती है। कवि कलश कवि थे, ओज के कविताएं लिखते थे, आप भी ओज और सारी चीजें लिखते हैं। और जिस तरह कवि कलश एक वीर योद्धा थे, छावा में मूवी में जिस तरह वो संभाजी के साथ लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वैसे ही हमारा जो कुलदीप कलश है वह भी पुलिस का जवान है। तो क्या इन दोनों में समानता दिख रही है क्या? पुलिस में आना, वास्तव में तो मैं सेना में जाना चाहता था और नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहा था। लिखित परीक्षा भी एक बार मैंने पास करी, चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से और एक साधारण से परिवार का होने के कारण मुझे लगता है उस समय उतना आत्मविश्वास नहीं रहा होगा, मैं उसके एसएसबी को क्लियर नहीं कर पाया। रोजी रोटी की तलाश में मैं कुछ रोजगार तलाश रहा था, तलाशते तलाशते पुलिस में आ गया। और मुझे लगता है कि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। मैं किसी अन्य विभाग में जाता तो संभवतः मैं अच्छा ही करता, लेकिन पुलिस विभाग में आकर मुझे बहुत से ऐसे अवसर मिले जहां पर मुझे वो काम करने की तनख्वाह मिली शिव जी, जो काम करने के लिए बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े धर्मराज प्रकृति के व्यक्ति पैसा खर्च करते हैं। मैंने 50 रक्तदान किए, जिसके लिए राज्यपाल महोदय द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया विश्व रक्तदाता दिवस पर। उसके बाद जो राजभवन में हाईटी होती है, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित लोगों को या समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय अपने साथ स्वल्पाहार पर बुलाती हैं, उसमें भी आमंत्रित किया गया। और यह कार्य मैंने पुलिस में रहते हुए किया, पुलिस मित्र की प्रेरणा से किया। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। आप सड़क पर कोई घायल हो जाता है, उसको पहुंचाना, सहायता पहुंचाना, या किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो जिसके लिए आप उस समय एकदम देवदूत की तरीके से होते हैं, पुलिस का यही काम होता है। और जब पुलिस में आने के बाद मुझे ये सब काम करने को मिला तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने इसीलिए मुझे बचा के रखा था, मुझे इस तरफ डाला था कि ताकि जो मेरे मन में जो चीजें हैं मैं उन्हें जमीन पर उतार सकूं। और पुलिस विभाग का तो मैं ऋणी हूं, मुझे बहुत कुछ मिला, इससे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिले। कुलदीप जी, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी आपने एक पुस्तक है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में जब ओपी सिंह डीजीपी हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, उस समय एक पुस्तक है जिसका नाम है काफी टेबल। काफी टेबल के आप सह संपादक की हैसियत से रहे, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि उस पुस्तक में क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें? मैं बताता हूँ। उस पुस्तक का नाम कॉफी टेबल बुक। एक बुक की प्रकृति होती है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यूपी टूरिज्म का होता है, उत्तर प्रदेश का होता है, संस्कृति विभाग का होता है, एक उसका ओवरव्यू की एक पुस्तक होती है, इसे कॉफी टेबल बुक कहते हैं। उसका नाम था टुवर्ड्स स्मार्ट पुलिसिंग। टुवर्ड्स स्मार्ट पुलिसिंग का जो स्मार्ट है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभवतः ऑल इंडिया डीजीपीज कॉन्फ्रेंस थी जहां तक मुझे याद है, उसमें स्मार्ट को उन्होंने उसका फुल फॉर्म दिया था एक। और उस समय मेरे एडीजी थे, मतलब मेरे जो मुखिया थे वो थे श्री असीम अरोड़ जी। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत प्रमुख पद पर, एडीजी के पद पर थे, और उनके माध्यम से मुझे इस प्रोजेक्ट में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस की समस्त जो इसकी कार्य पद्धति है उसको रेखांकित करते हुए एक पिक्टोरियल बुक थी। इसमें लिखित कंटेंट कम था, इसमें फोटोग्राफ्स ज्यादा थे। लगभग मुझे लग रहा है 550 पृष्ठ के आसपास की स्क्वायर शेप में एक पुस्तक है। मैं कभी आपको भी भेंट करूंगा, आप अपने कार्यालय में रखिएगा उसे। बहुत श्रम से बनाई गई थी। उस समय के यशस्वी पुलिस महानिदेशक आदरणीय ओपी सिंह सर उसके प्रबंध संपादक थे, असीम अरुण सर उसके संपादक थे। और गर्व के साथ कह सकता हूं कि बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों में एक नॉन जीओ का एक सिपाही को उसमें सहायक संपादक होने का गौरव प्राप्त हुआ था। मुझे इस लायक समझा था श्री असीम सर ने, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूं। इसके अलावा एक और उपलब्धि मेरी रही, एक इंडियन पुलिस फाउंडेशन, बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक समूह है। इस पर परम आदरणीय रेणुका मिश्रा मैम के आशीर्वाद से मुझे बोलने का अवसर इस मंच पर प्राप्त हुआ था। उसमें 2 वक्ता थे, एक तो थी परम श्रद्धेय रेणुका मिश्रा मैडम,
एडीजी भर्ती बोर्ड उस समय थी, और दूसरे थे आरक्षी कुलदीप किशोर तिवारी, जो आपके सामने बैठे हैं। ये दो उपलब्धियां मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। मैं असीम सर और इनका मैं दोनों का ऋणी हूँ कि उन्होंने छोटे से बालक को, एक छोटे से बच्चे को इस लायक समझा कि दो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मुझे। कुलदीप जी, आपकी एक पुस्तक है दूर जाना है मुझे। इस पुस्तक पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख का इनाम भी दिया गया था, पुरस्कार भी दिया गया। तो इस पुस्तक में ऐसा क्या आपने लिखा कि आपको पुरस्कृत किया गया? इस पुस्तक में मैंने क्या ऐसा लिखा, तो मैंने जो कुछ लिखा है अभी तक वो मैंने उस पुस्तक में रख दिया, बस वही उसमें लिखा है। और चूंकि ये मेरी पहली कृति थी, पहला संकलन था, मेरी कविताओं का संकलन है ये, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसी कविताएं भी होंगी जो मेरे प्रारंभिक दौर की हैं, जिन्हें कोई साहित्यकार पढ़ेगा तो वो ये कहेगा कि नहीं, ये कविता के पैमाने पर, एक कविता के पैरामीटर्स से ये खारिज होती है। लेकिन मैंने उसको रखा, मैं हटा सकता था, अच्छी कविताएं उसके बराबर में थी, लेकिन मैं जो का त्यों प्रस्तुत करना चाहता था कि यह भी व्यक्ति जाने कि इस व्यक्ति ने ऐसा भी लिखा था, इस व्यक्ति ने ऐसा भी लिखा था। और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति है कि राज्य कर्मचारी जो कार्मिक होते हैं, इनको इनके साहित्यिक जो कृतियां होती हैं, इन पर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो मैंने उसमें आवेदन किया, और मुझे लगता है कि निर्णायक मंडल को मेरी कविताएं अच्छी लगी होंगी। मैं तो नहीं समझता कि मैं अभी कवि भी बन पाया हूं, मैं तो कवियों का कविता का ककाहारा सीखने के क्रम में हूं अभी। मेरे पिताजी कभी लिखते भी थे कि भंगिमा में अभी भीगना शेष है, आचरण के चरण सींचना शेष है, यह न समझे कि सर्वज्ञ संपूर्ण है, आखिरी सांस तक सीखना शेष है। मैंने जो कुछ उल्टा सीधा लिखा था उस पुस्तक में रखा। माँ भगवती की कृपा, वाग्देवी की कृपा, ज्ञान विद्या कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी की कृपा से वह पुस्तक चयनित हुई। और मेरे लिए यह चयन इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस चयन में भी मुझे 24 पुरस्कारों में से शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति पुरस्कार मिला था, जो मेरे पसंदीदा गीतकार रहे हैं, और वह भी उन्नाव की धरती से आते हैं। और यह 1 लाख रुपए की राशि थी जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के कर कमलों से मुझे प्राप्त हुई थी। कुलदीप जी, अभी कुछ दिन पहले आबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने औरंगजेब पर बोला, फिर राणा सांगा पे विवाद शुरू हुआ। ऐसे अनेक विवाद चलते चले जा रहे हैं, फिर चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, सीए का हो, कई विवाद है। क्या इन सारे विवादों का कभी मन पर प्रभाव पड़ता है? क्या कभी इनसे प्रभावित होकर कविता पर इनके अनुसार मंच पे जाकर के कविताएं पढ़ता है? क्या उसको भी प्रभावित करते हैं ये सारे कारक कवि को भी? देखिए, कवि हर चीज से प्रभावित होता है। मतलब कवि, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं इससे भी प्रभावित हो रहा हूँ, या मेरे आसपास बड़ी सी शांति है, मैं इससे भी प्रभावित हो रहा हूँ, मेरे आसपास कोलाहल होगा, मैं उससे भी प्रभावित होता रहूंगा। और मैं ही नहीं, हर व्यक्ति प्रभावित होता है, आप भी प्रभावित होते हैं। मैं कवि हूं इसलिए हो सकता है मैं 4 पंक्तियां उस पर लिख दूं, आप पत्रकार हैं, हो सकता है कि इस विषय पर एक कार्यक्रम कर दें। प्रभावित तो हम होते ही हैं अपनी अपनी धारणा के साथ। और मुझे लगता है कि जब कभी भी ऐसे यक्ष प्रश्न आए कि क्या सही क्या गलत है, तो हमें इतिहास पढ़ना चाहिए और अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़कर गौरवान्वित होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां का राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, एक हाथ नहीं था, एक आंख चली गई थी, घाव घाव ही थे शरीर पर, और उस व्यक्ति ने वो चाहते तो बड़े बड़े शक्तियों के आगे वो भी घुटने टेक कर और अपना सब कर सकते थे। और हमें उस इतिहास पर न केवल गर्व करने की आवश्यकता है, हमें उस इतिहास को अपनी आगे वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर करने की आवश्यकता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ठीक है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुगल काल को याद रखेंगी, लेकिन उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए था कि राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा के 3 पुत्रों में से एक उदय सिंह द्वितीय के पुत्र महाराणा प्रताप थे। ये नहीं हम लोग जान पाते क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। राणा प्रताप के पुत्र और राणा प्रताप के पिता के विषय में हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी कौन थे। हमें नहीं मालूम कि मालोजी उनके पिताजी थे या उनके बाबा थे। मालोजी के पिताजी शाहजी थे, शाहजी के पिता छत्रपति शिवाजी थे, मालोजी के पुत्र शाहजी थे, शाहजी के पुत्र शिवाजी थे, शिवाजी के पुत्र संभाजी थे, संभाजी के पुत्र शाहूजी महाराज थे। ये हमारे बच्चों को मंत्रों की तरीके से याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि उस पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले वो सिंह, वो चाहते तो कुछ नहीं करना था। शाहजी भोसले बीजापुर दरबार में बड़े उच्च पद पर थे, उन्हें राज भोगना था, लेकिन यह हिंदवी स्वराज की कामना थी या यह अपनी सत्ता, अपना अनुशासन अपने हाथ में लेने की लड़ाई थी। कुलदीप जी,
भारतीय लोकतंत्र के अंदर एक विपक्षी पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने कह दिया है कि देश की सरकार जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स जो है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा में भगवाकरण लेकर के आ रही। जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे घरों में बच्चों को शिवाजी, राणा प्रताप, राणा सांगा ऐसे महापुरुषों के बारे में मंत्र की तरह रटाना चाहिए, वहीं पर इस देश के एक नेता का ये कहना है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं ये बात तो सही है कि इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन देखिए, जो आप नाम ले रहे हैं, ये नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जो विषय है आपका, मैं कहता हूं कि क्या हम रामचरितमानस तभी पढ़ेंगे जब वो हमारे कोर्स में शामिल होगी? आप बताएं, आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं? क्या वो कोर्स में है? फिर भी करते हैं ना। तो जो सही काम है, आपको किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा कि आपको प्रातः उठकर शौच आदि की क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनकर आना चाहिए। कहीं कहा जाता है आपसे? कोई ना कहे आपसे, तब भी आप करते हैं ना। तो इतिहास तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है ना। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जाकर एक सवाल पर टिक मार के आना है। ये सरकार का काम है, वो सरकार करेगी। हम लोग अपना मत रख सकते हैं, और मत भी रखने के लिए सबके पास अपने अपने पैरामीटर्स हैं। उस पैरामीटर्स के अंदर ही मत रख सकते हैं। और मैं तो आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आप पत्रकार हैं, आप मुक्त हैं किसी प्रकार के बंधन से। आप इस विषय को अपने अनुसार राष्ट्र हित में, समाज हित में उठाएं भी। लेकिन मेरे लिए जो अभी धर्म मेरा ये कहता है कि जो हमारी भारत सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार या जो भी हमारी सरकार है, वो जो नियम, जो पॉलिसी लाएगी उसका हमें पालन करना है। सही गलत का आकलन करने के लिए, समीक्षा करने के लिए आप लोग हैं। कुलदीप कलश जी ने कई बार चर्चा करी, बार बार आपने अपने इस पूरे साक्षात्कार के अंतर्गत आपने कई बार उस महान कवि का नाम लिया जो कवि कुलभूषण है, और उनकी रचना का रामचरितमानस का। जी हाँ, समझ गए आप, गोस्वामी तुलसीदास जी की मैं बात कर रहा हूं, जो कि भक्ति काल के एक महान कवि हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं, और खासतौर इसको लेकर के बड़ा विवाद है। कोई कहता है एटा में उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के, कोई कहता है बांदा में हुआ, कोई कहता है सरयू घाट के तीरे यानी कि गोंडा के राजापुर में हुआ है। इसको लेकर के जो विवाद पनपा वो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उसको 3 जगह दर्शाया गया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म का जो विवाद है वह समाप्त होना चाहिए? और कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही जगह जन्म ले सकता है, 3 जगह तो जन्म लेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के क्या आपको लगता है कि विवाद समाप्त होना चाहिए, जो कि अब न्यायालय में पहुंच चुका है? अगर कहीं कोई वाद विवाद है, देखिए, मेरी जानकारी कम है, मुझे नहीं मालूम था कि इस पर विवाद भी है। लेकिन अगर कहीं है तो ठीक है, एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, वो उसकी गणना करेंगी, उसकी जांच पड़ताल करेंगी। और ये तो अच्छी बात है कि महापुरुषों के विषय में होड़ में लग जाए कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। जैसे संभाजी की बात आई, कवि कलश की बात आई, तो मेरे लिए प्रसन्न होने का विषय कि उनका संबंध उन्नाव से था, या उत्तर प्रदेश से था, या उत्तर भारत से था। उत्तर भारत के समस्त राज्य इस पर गर्व करें कि कवि कलश उत्तर भारत के थे। उत्तर भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश गर्व करे कि उन उत्तर भारतीय प्रदेशों में भी वो उत्तर प्रदेश के थे। और उस उत्तर प्रदेश में भी उन्नाव के लोग ये गर्व करें कि उत्तर प्रदेश में भी वो उन्नाव के थे। तो ये तो महापुरुष, ये देखिए, इतिहासकारों का काम है फैक्ट निकालना। हम जैसे शिक्षार्थियों का काम है फैक्टों का अध्ययन करना और अपनी जानकारी को अपडेट करना। उसके अनुरूप अगर मैं कवि हूं तो कवि कर्म निभाऊं, आप पत्रकार हैं तो पत्रकार धर्म निभाएं। उसके लिए तमाम संस्थाएं हैं, भारत सरकार के पास भी हैं, जो इस बात की जांच पड़ताल करेंगी। और मुझे लगता है कि जो महापुरुष होते हैं वो ठीक है, वो एक तथ्य हो कि वो वहां के रहने वाले थे, लेकिन वो अखिल भारत के होते हैं, अखिल विश्व के होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को खाली महाराष्ट्र में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप काउंटर प्रश्न करेंगे, ये तो हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। और कभी भी शिवाजी का नाम शिवाजी करके ना ले, छत्रपति शिवाजी महाराज कह के उनका नाम लेना चाहिए। कुलदीप जी एक गायिका है जिनका नाम है नेहा सिंह राठौर, वो भी एक कवि की विधा में कविता और गाना गाती हैं। तो अक्सर वो सरकार के खिलाफ ही बोलती है। हर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के पहले उनके गीत आते हैं, उनकी कुछ कविताएं आती हैं, कुछ वो 2-4 पैरोडी सॉन्ग्स करती हैं और वो सरकार को घेरती हैं। क्या ये माना जाए कि सरकार को घेरने वाले नेहा सिंह राठौर जैसे लोग ही सच्चे कवि हैं? ऐसा तमगा लगा है कि सरकार का विरोध करना मतलब आप अच्छे कवि, ऐसा है क्या? लोक गायिका है वो,
तो हाँ। कवित्री पर मुझे संशय है। मुझे लगता है लोक गायिका है, शायद कोई और राइटर होता। फिर ये वही प्रश्न हो गया ना, सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ इसको इस दृष्टि से ले ही क्यों रहे हैं। आपने जिनका नाम लिया वह क्या कवि सम्मेलनों के मंच पर दिखाई देते हैं? आप देखें ना वो किन मंचों पर रहते हैं, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आप लखनऊ का या कहीं का कोई बड़ा कवि सम्मेलन बताएं जहां पर वो आए, वो लोक गायिका है। लोक कला का जब मंच होगा तो वो रहती है, लोक गायिका है, अच्छा स्वर है ईश्वर ने उन्हें दिया हुआ है, अच्छे कंठ की धनी है। कंटेंट वो है, वो अपनी सबकी देखिए व्यावसायिक दृष्टि भी होती है, किसी किसी की हाँ वैचारिक दृष्टि भी होती है। वो मैं उनसे कभी मिला नहीं, मैं उनको जानता नहीं। मैंने पहली बार उनका एक गीत सुना था, मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। उसके बाद मुझे उनके किसी गीत में ऐसा कुछ दिखा नहीं कि वो कवि उनके नाम के साथ कवित्री जोड़ा जाए। पहली बार जब मैंने इनको यूट्यूब पे सुना था, वो इलाहाबाद दिल्ली के खूब पढ़वैया अंधरी नैया के राम खेवैया करके, मुझे लगा नहीं ये मतलब मैं तो ना कभी इलाहाबाद में रहा ना कभी दिल्ली में रहा, अच्छा लगा। अब उसके बाद मुझे तो नहीं लगा कोई भी ऐसी उनकी रचना रही है जिससे आप कहें कि नहीं एक कविता है। कुलदीप जी, जैसा कि साहित्य के क्षेत्र में कई काल आए, आधुनिक काल है, भक्ति काल है और कई कालों की हम चर्चा करते हैं। वर्तमान समय का जो साहित्य जगत है काव्य का, वह कौन से काल की रचना में आएगा, या इसको आप क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर आधुनिक काल भी नहीं कहेंगे इसे, प्रगतिवादी भी नहीं कहेंगे इसे, क्या ही कहेंगे इसे, संक्रमण काल कह लीजिए। अच्छा, एक देखिए संक्रमण काल भी इसलिए कह लीजिए, ये नकारात्मक दृष्टि में संक्रमण काल नहीं। संक्रमण मुझे लगता है जैसे आपके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही होती है, आपको पता नहीं चलता। आपको पता तब चलता है जब आपको जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हैं और तब आप दवा करते हैं और आंतरिक रोगों का उपचार आप करते हैं। तो इस समय बहुत बहुत अच्छा काम कविता में हो रहा है। कविता अपने मतलब सबसे आकर्षक माहौल में अब तक के आ चुकी है। कविता बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। देखिए मैं फिर कहूंगा कि जो दो चार ऐसी कंटेंट आ जा रहे हैं जो अकविता है, जो अकवि हैं, उनको आप मानक ना बनाएं। मानक बनाने के लिए बहुत बड़े श्रेष्ठ नाम पड़े हुए हैं। आपको गीत पढ़ना हो, कभी आप जाइएगा फेसबुक पर, आप वीएम बृष्टि को सुनिए, पढ़िएगा, आप इति शिवहरे को सुनिएगा, आप पंकज पराग को सुनिएगा, पढ़िएगा, आप प्रमोद पवैया को पढ़िएगा। अब आप कविता का आनंद, आप ज्ञान प्रकाश शाकुल को, राघव शुक्ल को पढ़िएगा, आपको लगेगा ये नाम आपने शायद पहली बार सुने होंगे, क्योंकि इनकी रील्स नहीं है, इनके टीवी पर वीडियोस नहीं आते हैं। लेकिन आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके गीतों के साथ आप यात्रा कर ले जाएंगे। बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। बस मैं तो आपसे अनुरोध यही करूंगा कि आप इनको बुला कर मंचों पर लाएं, ऐसे स्टूडियो में उनको बिठाएं, उनको सुने और आपके चैनल पर ये सब जाए तो लोग जाने कि अरे वो जो 10, 20, 25, 30 नाम कवियों के नाम पर, उनके अतिरिक्त भी बहुत कविता है। आप उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, इनमें घूम लीजिए, प्रत्येक गांव में आपको एक से एक धुआंधार कवि मिल जाएंगे। कुलदीप जी, 1953 में प्रगतिशील लेखक संघ बना था जिसको वामपंथी साहित्यकारों ने बनाया था। आज की डेट में ये प्रगतिशील लेखक संघ जो है उसमें रामविलास शर्मा, वो भी उन्नाव से बिलोंग करते हैं, वो उन्होंने इसकी संरचना की थी और जब उन्होंने एक पुस्तक लिखा पश्चिम से वेदांत, तो इसको लेके बवाल मचा और फिर वो वहां से बाहर हो गए। फिलहाल उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास का जमकर विरोध किया था और तुलसी के वो बहुत बड़े आलोचक भी माने जाते थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? होंगे जिंदा। मैं तो ऐसा कोई संघ है भी, मैं तो कई वर्षों से, लगभग 2 दशक से कवियों के मंच पर हूँ। मुझे तमाम वैचारिक वामपंथी विचारधारा तमाम वैचारिक विरोधाभासी मित्र मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई संघ होगा? देखिए संघ क्या है, चार एक विचार के लोग मिले, साथ में बैठ गए, वो संघ है। जितना मैं समझ पाता हूँ, हम आप और 2 लोग और एक विचार के मिल गए तो हमारा एक संघ बन गया। अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम इसी विचार पर अब हम सब यही कविता लिखेंगे जो सोच आपको हास्य पसंद है, तो हमने कहा हम हास्य कवि संघ बना लेंगे। कविता तो केवल हास्य की ही लिखी जाएगी। ठीक है, आपका अपना अधिकार है, आप बनाइए। तुलसी बाबा से बहुत से लोग असहमत हैं, लेकिन मैं तो तुलसी बाबा को जब जीवन में कभी आपके पास कोई शिव जी कोई ऐसा प्रश्न आए जिसका उत्तर आपको ना मिले, लगे कि यार इस धर्म संकट में क्या करना चाहिए, तो रामचरितमानस में मुझे लगता है कि रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर सारे आपको मिल जाएंगे। मैंने खूब इस पर भी लिखा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको एक छंद सुनाता हूँ। जब आपको लगे शिव जी, कभी कभी लगता है ना कि जैसे आपने जिन चीजों का नाम लिया कि मेरे पास तो
अभी हम लोग पार्श्व में चर्चा कर रहे थे कि कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे ये भी प्राप्त होना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, मैं तो ये भी डिजर्व करता था लेकिन नहीं मिला। आप तो कितने अच्छे वक्ता हैं, आपको सुनने तो लोग आते हैं लेकिन आपको हटा दिया जाता है। याद है ना भी चर्चा हुई थी। अब आप उस मनोभाव को रखिएगा, फिर आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करिए। सुदर्शन चक्र से जो सूर्य को ढक सकता था, जो अर्जुन के रथ पर बैठकर पूरे महाभारत के पक्ष और विपक्ष को संचालित कर सकता था, क्या उसको महाभारत का युद्ध रचाने की आवश्यकता थी? वो जिसको चाहता उसका संहार कर देता। वो सुदर्शन चक्र रखने वाला कृष्ण 99 गालियां अपने फुफेरे भाई की सुनते हैं। उनको चक्रधर नाम से जितने लोग नहीं जानते होंगे, उससे उसके 150,000 गुना लोग उनको मुरलीधर के नाम से जानते हैं। महाभारत युद्ध करने वाला, इतने वध करने वाला असुरों के, आतताइयों के, और वो प्रेम का देवता है, प्रेम का ईश्वर है भगवान कृष्ण। तो आप उनके जीवन को लीजिए। मैं बहुत इस छंद को पढ़ता हूं, खूब सुना भी जाता है कि सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, सौवें अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। सर्वशक्तिमान होके धैर्य धरने की सीख, सौवें अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। कर में सुदर्शन सा चक्र धारते हैं, किंतु जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण। और द्वारिका सा वैभव भी मित्र के समक्ष तुच्छ, दीनहीन बंधु के भी कष्ट काटते हैं कृष्ण। और काल सम कालिया के फन पे जो नाचते हैं, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। पालते जो तीनों लोक स्वामी है समष्टि के जो। जब आपके अंदर ये गुरूर आ जाए, जब कुलदीप कलश के अंदर ये गुरूर आ जाए कि मैं बहुत बड़ा कवि हो गया हूं और मुझे तो एक मिनिमम प्रोटोकॉल फॉलो ही करना है, अगर शिव जी का साक्षात्कार मेरा ले रहे हैं तो मेरे लिए ये व्यवस्थाएं ही होनी चाहिए, तब आप भगवान कृष्ण जो माखन चोर कहे जाते थे, और वो फोक और चम्मच से नहीं, वो ऐसे उठाते थे और माखन चाट के खाते थे, मुंह पे पोत लेते थे, और यशोदा मैया दे के छंटी उनको पीटती थी कि पालते जो तीनों लोक स्वामी है समष्टि के जो, माखन की मटकी को खूब चाटते हैं कृष्ण। मित्रता में भाव देखे देखे नहीं ऊंच नीच, राजा रंक की सदा ही खाई पाटते हैं कृष्ण। तीनों लोगों के स्वामी का मित्र था दीनहीन सुदामा, कि पालते जो तीनों लोक स्वामी है समष्टि के जो, माखन की मटकी को खूब चाटते हैं कृष्ण। मित्रता में भाव देखे देखे नहीं ऊंच नीच, राजा रंक की सदा ही खाई पाटते हैं कृष्ण। भक्त हेतु भगवान वचन भी तोड़ते हैं, तोड़कर जोड़ने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। और लीलाधर घनश्याम छलते हैं छलिया हैं, छल छल सारे छल छंद छाटते हैं कृष्ण। अब आप बाबा तुलसीदास को, आप वाल्मीकि जी को आप असहमत हो लीजिए, विचार है जो जिस विचार में जिसकी ग्रोइंग होती है वो उससे प्रभावित होता है। लोग भूल जाते हैं कि जो शहीद आजम भगत सिंह हैं, हम लोग उनका नाम लेते हैं और मतलब वंदना हो जाती है, इतने पुण्य नाम है ये। वामपंथी विचारधारा के थे, वो नास्तिक थे, तो हम उनका वो पक्ष क्यों चुने? हम उनका वो पक्ष ना देखें कि उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान, कहा जाता है जान का बलिदान, उन्हें मालूम था कि अंग्रेज उन्हें पकड़ेंगे, बम फेंक रहे, उन्होंने बम भी ऐसा फेंका कि जिससे किसी का अहित ना हो, सांकेतिक बम फेंका। तो ऐसे विचारधारा को प्रणाम करने की आवश्यकता है। कुलदीप जी, क्या साहित्य में जो आलोचना का स्तर था वो गिरता चला जा रहा है? रामचंद्र शुक्ल को आलोचना, साहित्य की आलोचना में बड़ा नाम माना जाता है। ऐसे आलोचना पहले बड़ी ही मर्यादित होती थी, अनुशासित होती थी, क्या अब वैसी आलोचना नहीं बची साहित्य में? आलोचना में साहित्यकारों में, मतलब साहित्य लोक में बड़ा नाम होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आपके बस्ती के पास अगौना गांव है, वहां के रहने वाले थे। है क्या कि जब तक आप अपने काम के साथ ईमानदार नहीं होंगे शिव जी, तो आपकी स्वीकार्यता कम होगी। अगर आप मेरी पुस्तक की समीक्षा लिख रहे हैं और ये सोच के लिख रहे हैं कि हमें कुलदीप कलश को प्रसन्न ही करना है, तो ठीक है, आप मुझको प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी गणना कभी आलोचकों में, समालोचकों में हो नहीं पाएगी। जब आप समीक्षा कर रहे हैं, जब आप आलोचना कर रहे हैं, तो उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्षों को रखिए, अपनी दृष्टि रख दीजिए। मेरे पिता जी ने बहुत सारी समीक्षाएं, बहुत सारी आलोचनाएं लिखी, और मेरे संपादन में एक पुस्तक अभी हाल ही में एक सिर उठाए शब्द करके मैंने उनकी समीक्षाओं की आलोचनाओं को संकलित करके वो कृति के रूप में आ गई है। कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको भेंट भी करूंगा, आप पढ़िएगा। चूंकि आप साहित्यिक दृष्टि के व्यक्ति हैं, आपको लगेगा कि नहीं, कभी भी कोई चीज मरती नहीं है। जैसे भी आपने दोहे का उदाहरण लिया था कि ये अब नहीं रह गए,
मैं 2 व्यक्तियों का नाम लेता हूं, आप गूगल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, सुनिएगा, आपको दोहे से प्रेम हो जाएगा, आपको लगेगा इससे अच्छा कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकता। एक तो गोलोकवासी परम श्रद्धेय रमेश रंजन मिश्र जी को सुनिएगा, उनके दोहे, और वर्तमान में ईश्वर उनको दीर्घायु करे बनज कुमार बनज, इनके दोहे आप, दोहाकार बहुत से बड़े बड़े और नाम हैं। लेकिन जैसे आपने अभी एक प्रश्न आया था कि गेयता, जो गाने वाली विधा है वो ज्यादा आ गई है। ठीक है, कविता में कंठ किसी किसी को मिल जाता है, लेकिन विधा कभी नहीं जाती। दोहा आज नहीं, आज 500 साल बाद जो आपके वंश में जो लोग आएंगे ना, वो भी दोहा पढ़ेंगे। वो रामचरितमानस का पाठ करते समय कहेंगे कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती। ये दोहा है, और ये आज नहीं, आगे आने वाले 1000 सालों तक इसको कोई छू नहीं पाएगा। कुलदीप जी, आप एक परिपक्व कवि की तरह कविताओं के जो गूढ़ रहस्य हैं उन पर आप चर्चा कर रहे हैं, छंद पर, दोहे पे, सोरठा पर। लेकिन एक चीज बताइए, जो भक्ति काल के कवि थे, वो चाहे मलिक मोहम्मद जयासी हो, रहमान हो, कबीर हो और तुलसी, ये आज भी लोगों के मानस पटल से बाहर नहीं निकले। आज भी जब हम गांव में जाते हैं तो तुलसी के, कबीर की वाणी सुनने को मिल जाती है। जगह जगह लोग कबीर की वाणी सुनते रहते हैं। सुबह से शाम तक रामचरितमानस, हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है। मलिक मोहम्मद जयासी हो, रहीम हो, रसखान हो, ये आज भी लोगों के हृदय में रचे बसे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि अब ऐसे साहित्यकार नजर नहीं आ रहे? अभी हम लोग इस प्रश्न का उत्तर पहले ही ले चुके। इन्होंने जो मन में आया, जो समाज में देखा, वो लिख दिया। इन्होंने कभी अपनी कविता आप पर थोपनी नहीं चाहिए कि नहीं नहीं यही सही है, बाकी आप गलत हैं, इसलिए उनकी स्वीकार्यता है। आपने अभी ये कहा ना कि मंची कवि, दरबारी कवि, सरकारी कवि, ये सब जोड़ा। तो जब हम कविता को लेकर और कविता की मार्केटिंग करने निकलते हैं और उसके साथ एक टैग लगाते हैं, तो वो कालखंड के साथ खत्म हो जाती है। कुलदीप कलश अपने आप को कहां पर देखते हैं साहित्य की विधा में? मैं साहित्य की विधा में जो सबसे पहला पायदान होगा, मैं उसको चढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं पर कहीं कुछ नहीं हूँ। जिस दिन मेरे मन में ये आने लगेगा मैं किसी पायदान पे हूँ, समझ लीजिएगा कि मेरे अवनमन का दिन शुरू हो गया है। कविता निरंतर सीखने का क्रम है। कविता ही नहीं, कोई भी कला हो या कोई कला ना भी हो, जीवन हो, निरंतर सीखने के क्रम को ही जीवन कहते हैं। आज आप कुछ अच्छा लिखते हैं और कल जब कुछ उससे अच्छा लिख लेते हैं तो आज की लिखी गई बात आपको हल्की लगने लगती है। जब आप मेरी पुस्तक पढ़ेंगे दूर जाना है मुझे, तो उसमें मैंने अपने प्रारंभिक जीवन काल की वो कविताएं भी लिखी हुई हैं जिन्हें आप पढ़कर मुझे हंसना आता है कि क्या मैंने ऐसा भी कुछ लिखा था। कुलदीप जी, एक प्रश्न है कि पुलिस और कवि, एक पुलिस का कर्मचारी और कवि हृदय, कोमल हृदय का व्यक्ति, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी? पूरक है, सर्वथा पूरक है, सर्वथा पूरक है। मेरा एक मुक्तक है जो मेरे यार दोस्त, मेरे मित्र बहुत सुनते हैं कि सबकी चिंता सबकी जिम्मेदारी है, मन मेरा एक सपनों का व्यापारी है, और मैं लोगों की पीड़ा गाते फिरता हूँ, वैसे अपना तन मन धन सरकारी है। कहीं कहीं से भी विरोधाभासी नहीं। देखिए, अनुशासन, मैं पुलिस में ना भी होता तो भी अनुशासन रखना चाहिए। आप घर से निकलते हैं तो भी अनुशासित, घर में रहते हैं तो भी अनुशासित रहते हैं। अनुशासन हमारे जीवन का धर्म है। हम जिस धर्म की बात करते हैं, हमारा सनातन धर्म या कोई भी धर्म, मैं जिस धर्म को फॉलो करता हूँ, वो हमें यही बताता है कि सर्वोपरि आपका अनुशासन है। अनुशासन कि हमें बड़े भाई से कैसे बात करनी है, अनुशासन कि हमें पिता के सम्मुख कैसे बात करनी है, अनुशासन कि हमें पत्नी से कितनी मर्यादा में बात करनी है, और अनुशासन कि हमें बच्चे के सामने भी किस भाषा में बात करनी है। यह अनुशासन। पुलिस विभाग हो जाने का कदापि अर्थ नहीं है कि आप बहुत, आपके अंदर का मानव मर गया होगा। हाँ, वहां पर अनुशासन ये है कि आप दैनिक जीवन में कुछ हो सकता है आप धूम्रपान कर रहे हो, लेकिन वर्दी पहन के आप ये नहीं कर सकते। आपके अंदर, घर के अंदर भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन वह खाकी तन पर आने के बाद आपकी भाषा मर्यादित, मृदु और जनोन्मुखी ही होनी चाहिए। कुलदीप जी, लाइव यूपी न्यूज 24 के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को साहित्य के क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा लिखने वाले, जो कविता, अच्छी कविता लिख रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें कि उनको मंच नहीं मिल रहा है, उनको प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, उनको सुना नहीं जा रहा है। आपका कर्म है अच्छी कविता लिखना, अच्छा लिखना, अपने मनोरूप लिखना। आप कतई उस पर कोई ऐसी टैगिंग मत करें कि ऐसा लिख देंगे तो हम प्रचारित हो जाएंगे, ऐसा लिख देंगे तो लोग हमको सुनने लगेंगे। आप अपना कर्म करते रहिए। अच्छे कर्म को समय सराहता जरूर है। समय के सराहने में हो सकता है समय लगे, लेकिन समय आपको विस्मृत नहीं करेगा।
ये मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, आप अपना कर्म करते रहिए, कवि का कर्म है कविताएं लिखना, और आप जैसे बंधुओं का काम है उसको पटल पर लाना। आप अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, और वो कविता और समाज सबका हित होता रहेगा। चलते चलते कुलदीप कलश जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप अपनी सबसे अच्छी कृति, सबसे अच्छी रचना जो आपने किया है, वो हमारे व्यूवर्स को इस मंच के माध्यम से सुनाएंगे। मेरे सारे पुत्र मुझे बहुत प्यारे होते हैं, किसी के भी होते हैं, मुझे मेरी सारी कविताएं अच्छी लगती हैं। ये भी धर्म संकट हो जाता है कि कौन सी अच्छी कौन सी, मतलब मैं एक अच्छी सुनाऊंगा तो बाकी सब तो अपने आप कम अच्छी हो जाएंगी। फिर भी चूंकि लाइव यूपी के मंच पर जब हैं तो आप कुछ अच्छी बात करके जाएं। एक मुक्तक मैं सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपके जीवन की क्या कामना है, आपका जब उत्तरार्ध होगा, आपका जब यहाँ से प्रस्थान होगा इस लोक से, तो आप क्या चाहेंगे? कि पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे। स्यंदन कहते हैं रथ को। पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे, कोई पीड़ा दबी दिल दुखा ना रहे, कि सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं, सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं, सांस जब भी रुके सर झुकाना रहे, सांस जब भी रुके सर झुकाना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका। बहुत आभार आपके चैनल का, आपका अपने इस बड़े मंच पर मेरे जैसे छोटे कलमकार को स्थान देने के लिए मैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 का भी आभारी हूँ, और आदरणीय शिव जी आपका भी आभारी हूँ कि आपने बड़े बड़े पटल पर स्थान दिया। बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक विशेष कवि जिनका नाम है कवि कुलदीप कलश। कवि कुलदीप कलश से नाम आता है कि आपके पिताजी ने आपका नाम कलश इसलिए लगाया चूंकि कवि कलश जो छावा मूवी में संभाजी महाराज के साथ थे, वह उन्नाव के ही रहने वाले थे, जैसा कि कुलदीप जी ने बताया। और कुलदीप कलश और कवि कलश में काफी समानता है। दोनों उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दोनों की कविता में रुचि है, दोनों ही वीर हैं, देशभक्त हैं। अगर बात करें तो कुलदीप कलश जो है वो इस समय पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, वीरता के साथ काम कर रहे हैं। वहीं पर कवि कलश भी संभाजी महाराज के साथ युद्ध कर रहे थे। तो एक तरह से कवि कुलदीप ने कविता की विधाओं के बारे में बड़ी बेबाकी से बातचीत किया, कई ऐसे तथ्य बताए जो हम लोगों की जानकारी में नहीं था। हमारे दर्शकों को बहुत चीजें पता लगी कि आखिर इस देश की जो राष्ट्रीय महापुरुष हैं उनके बारे में और भी चीजें जानने को मिली। फिलहाल कवि कलश ने अपनी बातों के माध्यम से ये बता दिया कि देश का कवि हमेशा देश के लिए ही सोचता है, देश के अलावा किसी के बारे में कोई बातचीत नहीं करता है। जैसा कि हमारे इस साक्षात्कार में भी कवि कुलदीप कलश ने बहुत सी ऐसी बातों का जवाब देने से अपने आप को बचाने का प्रयास किया जो शायद भारत की मर्यादा के लिए, देश की मर्यादा के लिए, उनके खुद के अपने प्रोफेशन के लिए और एक कवि की मर्यादा के लिए उचित नहीं था। ऐसे कवि कुलदीप कलश को हम एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं कि वो लाइव यूपी न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में आए और उन्होंने हमसे बातचीत किया। फिर हम मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।